नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। पिथौरागढ़ में कैलाश उत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और तमाम विकास योजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ के लिए 165 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 45 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। पिथौरागढ़ प्राकृतिक रूप से सुंदर होने के साथ ही वीरता, संकल्प और संस्कार की भूमि है। यहाँ का कण कण मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का युवा हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाने का मंत्र दिया है। आज अपनी जन्मभूमि, अपने लोगों और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, ये कार्यक्रम, इसका नाम कैलाश उत्सव दिया गया है। ये केवल मनोरंजन का मंच नहीं है, बल्कि ये हमारी समृद्ध और बड़ा अच्छा लग रहा था। अजय भाई, आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि जब मैं देख रहा था कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी परंपरागत जो वेशभूषा होती है उसमें पूरी लाइन में हेलीपैड से लेकर यहाँ तक खड़ी थी और हाथों में पुष्प लेकर हमारी संस्कृति की ध्वजवाहक बनकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही थी। सच में अद्भुत अद्भुत नजारा था। अपनी बेटियों को, बहनों को देखकर लग रहा था तो ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी लोक परंपराएं और आध्यात्मिक चेतना को जीवंत बनाए रखने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। और इस उत्सव का नाम ही अपने आप में विशेष है, क्योंकि इसका नाम आप सबने कैलाश रखा है। भगवान भोलेबाबा के पावन धाम के नाम से जुड़ा यह आयोजन हमारी संस्कृति को अध्यात्म और आधुनिक सोच का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। और वैसे भी अब आदि कैलाश, उसमें कैलाश में आदि, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब 2023 में उन्होंने आदि कैलाश का दर्शन किए, गुंजी गांव गए, जागेश्वर गए, पिथौरागढ़ आए, पार्वती कुंड में उन्होंने पूजा करी और उसके बाद आज आदि कैलाश केवल हमारे पिथौरागढ़ का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि विश्व का प्रमुख स्थान बन गया है। और जिस प्रकार से पिछले सालों में आदि कैलाश आने वालों की संख्या बढ़ी है, सचमुच वो एक प्रकार से इस प्रकार का धारा प्रवाह लोगों का आना अपने आप में ये इसका एक आने वाले समय की तस्वीर है कि किस प्रकार से यहां पर होने वाला है। बहुत सारे विकास कामों के बारे में अभी भाई अजय टुंटा जी ने यहां पर बताया और मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आज का युवा केवल आधुनिकता की दौड़ में ही आगे नहीं बढ़ रहा है। जब मैं देखता हूं आजकल के हमारे नौजवान युवा, जिनकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल, 22 साल, वो सब अपनी सांस्कृतिक विरासतों से भी जुड़ रहे हैं। तमाम प्रकार की जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, नशा है, इन सब से आज दूर जा रहे हैं और अपनी जड़ों से, संस्कृति से और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उनका गहरा एक सम्मान लगातार उनके मन में बस रहा है। मैं विशेष रूप से छात्र संघ एवं आयोजन समिति की बहुत सराहना करता हूं, जिन्होंने इस सुंदर पहल के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए एक सुंदर मंच प्रदान किया है। साथियों, आज मुझे पिथौरागढ़ जनपद में हम सभी लोगों ने, अभी जितने भी मंचासीन हैं, आप सब लोग भी उसमें सहभागी हैं, 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 45 विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हमारे जनपद की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। साथियों, पिथौरागढ़ प्राकृतिक रूप से सुंदर होने के साथ साथ वीरता, संस्कार
और संकल्प की भूमि भी है। और मेरे लिए तो इस धरती का कण कण प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यहां की मिट्टी के संस्कार और यहां के वातावरण ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी कारण जब भी मैं पिथौरागढ़ आता हूं तो मेरा कोई भी कार्यक्रम मात्र केवल औपचारिक दृष्टि से नहीं होता है कि एक कार्यक्रम में आया और कार्यक्रम किया और यहां से वापस चला जाऊं, बल्कि यहां का कार्यक्रम हमेशा मुझे भावनाओं से जोड़ने का काम करता है और स्मृतियों से, यहां की जो स्मृतियां हैं उससे भरा हुआ एक विशेष अवसर भी मेरे जीवन का होता है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का युवा हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे वो आज साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एआई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज भारत का युवा शान से अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का मंत्र दिया है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं, इन योजनाओं ने युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में हमारे राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक विषयों में जैसे एआई, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क जैसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को एक नई दिशा मिल सके। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा आज उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ 9 नए महाविद्यालय स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को पिथौरागढ़ के सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में नई विकसित सुविधाओं का अवलोकन किया। इसके अलावा धामी ने स्थानीय खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। बड़ा सुंदर आज का ये दृश्य है। हालांकि मैदान में कुछ जगह पर पानी भी भरा हुआ है, मैदान का काफी कायाकल्प किया गया है। आप देख रहे होंगे पहले ये मैदान जहाँ उबड़ खाबड़ हुआ करता था, समतल नहीं था, उसे समतल बनाया गया है, एक समान बनाया गया है। निश्चित रूप से ये हमारे खिलाड़ियों के लिए आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। उनकी खेल प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ा एक ये स्थान बनने वाला है। इसके साथ साथ ये जो हरी घास लगाई गई है, बहुत जगह से इसमें मिट्टी लाई गई है, अलग अलग स्थानों से इसमें तमाम प्रकार की सामग्री लाकर इस मैदान को पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी खिलाड़ी सीमांत क्षेत्र के पिथौरागढ़, जहाँ से खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे जाते हैं, विशेषकर फुटबॉल में यहाँ का बड़ा शुरू से दबदबा रहा है। और अब आने वाले समय में जब इतना अच्छा मैदान बन गया तो मुझे लगता है कि अब हमारे खिलाड़ी भी हर क्षेत्र में, हर खेल के मैदान में पिथौरागढ़ का, उत्तराखंड का और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। अभी आप सबको पता है उत्तराखंड के अंदर खेल नीति हम लोग ला रहे हैं और खेल नीति लाने के पीछे उद्देश्य था कि हमारे खिलाड़ियों को ठीक प्रकार से खेलने जाने के लिए, वहां रहने के लिए, खेलों में प्रतिभाग करने के लिए और उनके साधन संसाधन जिनके पास नहीं भी है, जिनके माता पिता इतना खर्चा नहीं कर सकते या उनके संसाधनों को नहीं बेयर कर सकते, उनको भी
अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको अवश्य मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, और सरकार उनके साथ हर संभव उनके साथ खड़ी है। इसको लेकर हम नई खेल नीति लेकर आए, 4% का खेल कोटा हमने प्रारंभ फिर से किया है, आउट ऑफ प्रमोशन की व्यवस्था शुरू की है। इसके साथ ही हमारे प्रमुख 8 शहरों में खेल लीगेसी, स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में 1000 अच्छे हमारे एथलीट तैयार होंगे, अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी तैयार होंगे। और आज उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे अच्छे हमारे खेल के मैदान बन गए हैं। आपने देखा होगा अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, और ये राष्ट्रीय खेल अपने आप में पहला ऐसा राष्ट्रीय खेल था कि जिसमें कोई भी प्रतियोगिता करवाने के लिए, किसी भी प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड के बाहर कोई प्रतियोगिता है, सारी प्रतियोगिताएं हमारे ही राज्य के अंदर आई थी। यही टनकपुर, चूका और बूम में, वहां पर रात्रिकालीन राफ्टिंग हुई, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई कि रात्रिकाल में राष्ट्रीय खेलों की राफ्टिंग की प्रतियोगिता। टिहरी में हमारे स्पोर्ट तमाम प्रतियोगिताएं वहां पर आई थी। चकरपुर में मलखम्ब, जो हमारा प्राचीन भारतीय खेल है, मलखम्ब की प्रतियोगिताएं आई। हमारे विभिन्न शहरों में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आई थी। और मुझे ये बताते हुए आप सबको बड़ी खुशी है, आप सबको मालूम है कि हमारे खिलाड़ियों ने भी एक अद्भुत कारनामा किया, एक रिकॉर्ड बनाया, और 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में एक पहले नंबर के जो राज्य हैं, उन राज्यों में हमारा भी नाम आया। पहली बार हमारे खिलाड़ियों के इस खेल के प्रदर्शन से अब हमारी जो देवभूमि है, वो देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे आने वाले समय में हमारे और खिलाड़ी आगे निकलेंगे। हम खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है। और मुझे आज देखकर बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर एक अच्छा मैदान बन गया है, अच्छे इक्विपमेंट यहाँ पर आ गए हैं। तमाम जो ड्रेनेज, पहले पानी नहीं निकलता था, पहले पानी जमा हो जाता था, अब यहाँ पानी की निकासी की भी व्यवस्था हो गई है। अच्छी घास भी यहाँ लग गई है, अच्छा यहाँ पर प्रशिक्षक भी आ गए हैं, और भी जो मनोज शर्मा जी यहाँ पर, और हमारे अन्य जो प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी, हम प्रयास करेंगे कि वो प्रशिक्षक भी हमें मिले। और पिथौरागढ़ सीमांत जनपद खेलों के मामले में उत्तराखंड के और देश के नाम को आगे चल के यहाँ के खिलाड़ी रोशन करें। और क्योंकि यहाँ खिलाड़ी बड़ी संख्या में है, मुझे लगता है कि रात को भी अगर यहाँ पर खेल होगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि सुरेश सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाई जाएगी, इससे कि हमारे खिलाड़ियों को रात। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि विभाग की ओर से संचालित तमाम योजनाओं की प्रगति संतोषजनक है और उत्तराखंड कई योजनाओं में देश भर में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान अधिकारियों को योजनाओं में और सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष फोकस महिलाओं की आय बढ़ाने पर है और उत्तराखंड इस लक्ष्य में काफी आगे चल रहा है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं ने न केवल आर्थिक सफलता हासिल की बल्कि लगातार अपने स्तर को बनाए भी रखा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सभी जो परियोजनाएं हैं उनकी कैटेगरिकली उनकी समीक्षा की गई और अच्छा लगा उनकी प्रगति रिपोर्ट देख करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लगभग अधिकतर योजनाओं में देश में या तो पहले स्थान पे हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है, हमेशा रहती है, तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि और इसमें तेज़ी लाएं। जो हमारे ख़ास तौर पे महिलाओं की आय में वृद्धि करने पे हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस है।
कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने खादी ग्राम उद्योग विभाग के बारे में कहा कि उत्तराखंड में खादी और ग्राम उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खादी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में अभी इस क्षेत्र में पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई। मंत्री ने कहा कि विभाग की कई परिसंपत्तियां आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है या वहां काम सीमित स्तर पर चल रहा है। ऐसे में सरकार अब खादी ग्राम उद्योग विभाग को नई गति देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रही है। अभी तक खादी की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ढांचागत सुविधा खादी में नहीं है। उत्तराखंड में सिर्फ 4 ही ज़िले हैं हमारे ऐसे जहाँ पे हमारी अपनी परिसंपत्तियाँ हैं। उनमें से भी अधिकतर जो है वो डिफॉल्ट स्थिति में है, जहाँ पे काम नहीं चल रहा है, फिर यह बहुत कम चल रहा है। तो आज मैंने अधिकारियों को बुलाया है, हम एक बार पुनः जो है उसको वो करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो प्रधानमंत्री जी का खादी पे विशेष फोकस है उसको गति प्रदान की जा सके, और इसीलिए मैंने आज सारे अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने टिकट कटने और सर्वे को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी 8 से 10 महीने का समय बाकी है और विधायकों के पास जनता की अपेक्षाओं से जुड़े बचे हुए कार्य पूरे करने का पर्याप्त समय है। कुंदन परिहार ने कहा कि किसी सर्वे के आने से अंतिम फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि राजनीति में हर दिन परिस्थितियां बदलती है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर जिलों से नाम प्रदेश स्तर पर पहुंचते हैं और फिर पैनल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाता है, जिसके बाद टिकट पर फैसला लिया जाता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा उन्हें ही बीजेपी से टिकट मिलेगा। देखिए, अभी चुनाव के यद्यपि 8 और 10 महीने भी बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे कार्य विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में किए हैं। फिर भी इन 8-10 महीनों में जो बचे हुए काम हैं, जो जनता की जन आकांक्षाओं के काम है, हम समझते हैं कि उनको पूरा करने का उनके पास समय है। और सर्वे अगर कोई सर्वे आ जाती है तो आवश्यक नहीं कि वो 8-10 महीने तक वही सर्वे टिके रहे, क्योंकि राजनीति में हर दिन नए समीकरण होते हैं। अभी हम समझते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे से फीडबैक आएगा, तो उसके माध्यम से हमारे जिले के माध्यम से वो प्रदेश में आएगा। प्रदेश के हमारे यहाँ पर कोर ग्रुप बैठेगी और उसके बाद हम 3-3 नामों का पैनल पार्लियामेंट्री बोर्ड को दिल्ली को भेजते हैं। उसी के आधार पर किसी के टिकट का निर्धारण होता है। तो अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा। ये जरूर है कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट वही। देहरादून में चंपावत मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीर बताते हुए रेप और रेस्क्यू की बात कही थी, लेकिन बाद में पूरे प्रकरण को साजिश करार दिया गया। धस्माना ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं उनका संबंध बीजेपी संगठन से रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी आपसी रंजिश में एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल कर रही है, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक बात है। साथ ही कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये अपने आप की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप किया। उनके खिलाफ हमने FIR कर ली है, वो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है बिल्कुल साजिश थी, ऐसी घटना ही नहीं हुई। 164 के बयान में लड़की ने कहा कि मेरे साथ कोई इस प्रकार की घटना ही नहीं हुई। ये सारा मैनेज किया गया है। और उसके अलावा अगर माना पुलिस की जो वर्जन है, पुलिस की जो बात है, उसको हम सच भी मान लें, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनका मैं आज बयान पढ़ रहा था, उनसे सवाल है मेरा कि ये बताएं कमल रावत कौन है।
खबर ऋषिकेश से है, जहां 11 मई से प्रस्तावित विश्वविद्यालय परीक्षाओं से पहले परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आई तकनीकी खामियों ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी। बड़ी संख्या में छात्र अब तक फॉर्म नहीं भर पाए। उनके परीक्षा में शामिल होने पर संकट खड़ा हो गया, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक भवन का तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि अंतिम तिथि 6 मई तक भी पोर्टल सही ढंग से काम नहीं कर पाया। फॉर्म भरने के दौरान विषयों की गलत मैपिंग, सभी विषयों का प्रदर्शित न होना, फीस पेमेंट गेटवे का बार बार फेल होना जैसी समस्याएं लगातार बनी रही। कई छात्रों के 6 विषय होने के बावजूद केवल 3 ही विषय दिख रहे हैं। छात्रों के अनुसार 6 मई को विश्वविद्यालय प्रशासन ने तिथि 9 मई तक बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में केवल यूजी की तिथि ही बढ़ाई गई और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब वेबसाइट ही बंद कर दी गई, जिससे हजारों छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। छात्रों ने पोर्टल और फीस गेटवे तत्काल दुरुस्त करने, प्राप्त समय देने और 11 मई की परीक्षाएं स्थगित कर 20 मई के बाद आयोजित करने की मांग की है। चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द समाधान न होने पर भूख हड़ताल और आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के लक्सर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चारधाम यात्रा के बीच रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए। देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से एक 29 वर्षीय महिला रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि जिस लक्सर रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों की आवाजाही होती है, वहां के ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है? क्या बंद कैमरों ने जांच को कमजोर कर दिया है? देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस और इसी ट्रेन से एक महिला अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो जाती है। घटना हरिद्वार जिले के लक्सर रेलवे क्षेत्र की है, जहां 29 वर्षीय प्रज्ञा सिंह अपने पति के साथ केदारनाथ यात्रा से लौट रही थी। बताया जा रहा है कि 5 मई की रात करीब 12 बजे बहादुरपुर आउटर और लक्सर रेलवे स्टेशन के बीच महिला अचानक ट्रेन से गायब हो गई। जब पति ने सीट पर पत्नी को नहीं देखा तो ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन और आसपास की तलाशी की गई, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। मेरी कल मेरी घर की कजन केदारनाथ से दर्शन करके आ रही थी। यहाँ लश्कर के आसपास वो मिस हो गई। उसके लिए हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ हम लोग कैमरा चेक कर रहे हैं, किसी स्टेशन पे कोई कैमरा चालू नहीं है। और ये स्टेशन मास्टर जिनका नाम है ये KR मीना, ये बोल रहे 40 कैमरा मेरे एक्टिव हैं। जीआरपी कह रही कि कैमरे बंद हैं। अब मैं किसकी बात मानूं कि ये बोल रहे कैमरे? मैंने इनसे कहा लिख के दीजिए कैमरे चल रहे हैं आपके। कोई भी अगर हादसा हो जाता है स्टेशन पे तो कहां से हम फुटेज निकालेंगे? क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे? कोई आतंकवादी घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? इतनी बड़ी यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा चल रही है, एक लड़की मिस हो जाती है। 24 घंटे से हम लोग आज परेशान घूम रहे हैं। अभी तक हम पैदल यही देख रहे हैं, पुलिस के पीछे पीछे चल रहे, फुटेज देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 36 घंटे से ऊपर हो गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हमको मिल पा रही है। जबकि CDR 1 घंटे में निकलनी चाहिए। आज CDR हमको मिल रही है, निकाल के दी जा रही है। ये क्या चल रहा है? ये तो बहुत बड़ी, ये तो रेल मंत्रालय को देखने मैंने रेल मंत्रालय ट्वीट किया था और एक तो रेलवे को फोन भी किया था। उन्होंने उनका भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ एकदम इनका सिस्टम। कोई सिस्टम सही नहीं है ना कोई अभी हमारे लोग के साथ कोई एक पुलिस वाला आता है, बस वो चला जाता है, साथ में घुमा के होटल चेक करवा के ले आता है आके, फिर बैठ जाता है कि फिर अब हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये समझिए हमारे साथ कोई नहीं, आप देख सकते कोई पुलिस वाला नहीं है। परिजनों का कहना है कि अगर स्टेशन के कैमरे चालू होते तो शायद आज हमारी बेटी मिल जाती। रेलवे की लापरवाही ने जांच को कमजोर कर दिया है। मामले की सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस, GRP और RPF ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। स्टेशन परिसर, होटल और अस्पतालों में तलाशी ली गई, लेकिन 36 घंटे बाद भी महिला का कोई पता नहीं चल सका है। लेकिन इस पूरे मामले ने तब बड़ा मोड़ ले लिया जब रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की जांच हुई। परिजनों का आरोप है कि स्टेशन के अधिकांश कैमरे बंद पड़े थे, यानी जिस सुरक्षा सिस्टम के भरोसे लाखों यात्री सफर करते हैं, वही सिस्टम मौके पर पूरे तरीके से फेल नजर आया। और पहले जो उनका जो रूम बना हुआ था उससे उनको दूसरी जगह चेंज किया जा रहा है। तो CCTV काम कर रहे हैं, किंतु अभी पूरे काम नहीं कर रहे हैं। अभी 40 कैमरे वर्किंग में हैं, किंतु उसकी अभी CDR DVR जो रिकॉर्डिंग है वो अभी सेटअप नहीं हो पाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।